सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यमी फूड एंड द टेस्टी फूड सक्सेसफुली compete कर रहे हैं किसके बिजनेस के अंदर? रेडी टू ईट स्नैक्स इन द पटना। रेडी टू ईट स्नैक्स बिजनेस के अंदर दोनों एक दूसरे से compete कर रहे हैं पटना के अंदर। यमी हैज़ बीन प्रायनर इन इंट्रोड्यूसिंग द इनोवेटिव प्रोडक्ट। यमी जो था वो पहले आ चुका था इनोवेटिव प्रोडक्ट लाने के अंदर इन रेडी टू ईट स्नैक्स के अंदर। दिस प्रोडक्ट विल गिव दैम द गुड सेल। उसकी वजह से यमी को बहुत ही अच्छी सेल मिली। हाउएवर टेस्टी फूड विल इंट्रोड्यूस द सिमिलर प्रोडक्ट। टेस्टी फूड ने वही सिमिलर प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर दिए इन रिएक्शन टू द प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस बाय द यमी फूड, टेकिंग अवे द एडवांटेज गेन बाय द फॉर्मर। मतलब उसने एडवांटेज लेने के लिए वही फूड इंट्रोड्यूस कर दिए रिएक्शंस के अंदर कि जो यमी कर रहा है वही फूड टेस्टी ने भी कर दिए ताकि उसको भी एडवांटेज मिल पाए। डिस्कस द स्ट्रैटेजिक अप्रोच बताइए दोनों कंपनी का, विच इज़ सुपीरियर और कौन सुपीरियर है। यमी फूड इज़ अ प्रोएक्टिव इन इट्स अप्रोच। यमी फूड प्रोएक्टिव था उसके अप्रोच के अंदर, मतलब उसने प्लान करा था पहले से, उसने इंट्रोड्यूस कर दिया था, प्रायोरिटी था वो इसलिए। ऑन द अदर एंड पर देखा जाए तो टेस्टी फूड जो है वो रिएक्टिव है, मतलब यमी का देखकर टेस्टी ने अडॉप्ट किया इसलिए वो क्या हो गया, रिएक्टिव हो गया। अब प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी इज़ अ प्लान स्ट्रैटेजी। प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी प्लान स्ट्रैटेजी होती है, जबकि रिएक्टिव स्ट्रैटेजी जो होती है वो अडॉप्टिव रिएक्शन टू द चेंजिंग सर्कमस्टेंसेज। जैसे जैसे चेंज हो रहा है सर्कमस्टेंसेज वैसे वैसे अडॉप्ट कर लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, रिएक्टिव स्ट्रैटेजी बोलते हैं। कंपनी स्ट्रैटेजी इज टिपिकली, कंपनी की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, टिपिकली ब्लेंड होनी चाहिए, मतलब प्रोएक्टिव और रिएक्टिव दोनों होनी चाहिए। ऑन द पार्ट ऑफ द मैनेजर्स टू इम्प्रूव द कंपनीज मार्केट पोजीशन, ताकि वो इम्प्रूव कर पाए कंपनी की मार्केट पोजीशन को एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। एंड रिएक्शन टू द अनएंटिसिपेटेड, और वो रिएक्ट कर पाए किसके अंदर, अगर कोई अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट होता है या तो फ्रेश मार्केट कंडीशंस निकल के आती है तो उसके अंदर वो लोग रिएक्टिव स्ट्रेटेजी लगाकर अपने आप को संभाल पाए, मार्केट पोजीशंस को एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को, ताकि वो लोग क्या कर पाए, ग्रो कर पाए। अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट एंड फ्रेश मार्केट कंडीशंस के अंदर वो लोग रिएक्टिव स्ट्रेटेजी लगा सके, रिएक्शंस कर सके इन अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट एंड फ्रेश मार्केट कंडीशंस का। इफ़ द ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज परमिट, अगर ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज परमिट करता है तो इट इज़ बेटर, ये बेटर है कि आप प्रोएक्टिव रहे रेदर देन रिएक्टिव। बीइंग प्रोएक्टिव रहने से आप क्या करोगे, इंट्रोड्यूस कर पाओगे नए प्रोडक्ट को एंड एडवांटेज ले पाओगे इन द माइंड्स ऑफ द कस्टमर्स, मतलब कस्टमर्स के माइंड में आपका एडवांटेज पहला होगा, आप पहले प्रायोर हो जाओगे तो आप पहले एडवांटेज ले पाओगे अगर आप प्रोडक्टिव लगाते हो तो न्यू प्रोडक्ट इंट्रोडक्शंस में। एट द सेम टाइम्स के अंदर अगर आप क्राफ्ट करते हो, स्ट्रेटजी इन्वॉल्व्स स्टिचिंग टुगेदर अ प्रोएक्टिव intended strategy and then adopting the first one piece and then another as the circumstances surrounding the company's situation change or the better options emerge, a reaction adaptive strategy। मतलब कि सेम टाइम पे आपको वो स्ट्रेटजी भी बनानी पड़ेगी जहाँ पर आप स्टिचेस कर पाओ प्रोएक्टिव के साथ, मतलब प्रोएक्टिव के साथ आप रिएक्टिव भी लगा सको। एंड देन अडॉप्टिंग द फर्स्ट वन पीस एंड देन अनदर, मतलब पहले एक पीस के ऊपर लगाओ फिर उसके बाद दूसरे पे लगाओ, मतलब जैसे टेस्टिंग करते हैं वैसे। सर्कमस्टेंसेज सराउंडिंग द कंपनी सिचुएशंस, कंपनी के इर्द गिर्द जो भी सिचुएशन सराउंड हो रही है उसके हिसाब से आप रिएक्शन करो। अनएंटिसिपेटेड जो डेवलपमेंट हो रही है या तो फ्रेश मार्केट कंडीशंस हो रही है उसके हिसाब से आप लोग आपकी स्ट्रेटजी के अंदर भी चेंज करो। तो ये बेटर ऑप्शन रहेगा जब इमर्ज होगी रिएक्टिव या तो अडॉप्टिव स्ट्रेटजी, मतलब तुरंत ही आपको मार्केट चेंज होने के हिसाब से आप भी चेंज हो जाओगे और आपकी स्ट्रेटजी भी आप चेंज कर लोगे। दिस एस्पेक्ट्स कैन बी एकम्प्लिश्ड बाय द यमी फूड, और ये किसने लगाया है, यमी फूड ने लगाया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। रमेश शर्मा has 15 stores selling the consumer durable in the Delhi region। एक रमेश शर्मा नाम का व्यक्ति है, उसके 15 स्टोर्स हैं जो क्या बेच रहे हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल बेच रहे हैं दिल्ली रीजन्स के अंदर। 4 ऑफ दिस स्टोर्स, 4 जो स्टोर्स है इसके वो ओपन किए गए इन द लास्ट 3 ईयर्स। 4 स्टोर लास्ट 3 ईयर्स के अंदर उसको ओपन किए गए हैं। ही बिलीव्स इन मैनेजिंग, वो मैनेजिंग के अंदर बिलीव करता है स्ट्रेटेजिकली, मतलब वो स्ट्रेटेजी लगा कर ये मैनेज करता है सब। एंड वो एंजॉय कर रहा था सिग्निफिकेंट सेल्स ऑफ द रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन्स, वॉशिंग मशीन्स, एयर कंडीशंस एंड लाइक टिल 4 ईयर्स बैक, मतलब 4 साल पहले तक वो ये सबको एंजॉय कर रहा था, सिग्निफिकेंट सेल्स कर रहा था, मतलब ज़्यादा सेल्स हो रही थी उसकी। लेकिन विद द शिफ्ट टू द परचेज टू द ऑनलाइन स्टोर्स, लेकिन जैसे ही ऑनलाइन स्टोर्स आने लगे, द सेल्स ऑफ हिज स्टोर्स, उसकी सेल्स जो थी वो कम होने लगी। टू अबाउ 70% इन द लास्ट 4 ईयर्स, मतलब 70% से सेल्स कम हो गई उसकी।
ये जो ऑनलाइन स्टोर्स आने लगे उसकी वजह से। एनालाइज करके बताइए पोजीशंस ऑफ द रमेश शर्मा इन द लाइट्स ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की लिमिटेशंस की लाइट के अंदर एनालाइज करके बताइए रमेश शर्मा की क्या पोजीशन हो रही है। रमेश शर्मा फेस कर रहा है डिक्लाइनिंग सेल्स ऑन द अकाउंट्स ऑफ द लार्ज स्केल शिफ्ट टू द कस्टमर्स टू द ऑनलाइन स्टोर्स। जैसे ही कस्टमर्स ऑनलाइन स्टोर की तरफ मूव हो रहे हैं तो उसकी सेल्स डिक्रीज हो रही है लार्ज स्केल के ऊपर। वाइल ही इज़ यूजिंग द टूल ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जब वो यूज़ कर रहा था टूल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, दे कैन नॉट काउंटर ऑल द हिंडरेंस, वो काउंटर नहीं कर पाए ये सारी हिंडरेंस को, मतलब ये सारी जो भी चैलेंजेस उसको आ रहा है वो काउंटर नहीं कर पाया। एंड ऑलवेज अचीव्स द सक्सेस, एंड ऑलवेज अचीव्स द सक्सेस। देर आर लिमिटेशंस, यहाँ पर लिमिटेशंस है जो कि अटैच की गई है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के साथ, वो हमको नीचे दी गई है। मतलब वो क्या कर रहा था, स्ट्रेटेजी के साथ चल रहा था, लेकिन फिर भी उसको क्या हुआ, उसकी सेल्स डिक्रीज़ हो गई ऑनलाइन स्टोर्स आने से। तो यहाँ पर हमको बताना पड़ेगा कि क्या क्या लिमिटेशन है। अगर आप स्ट्रेटजी लगाते हो फिर भी उसके लिमिटेशंस लगते हैं तो उसके लिमिटेशंस क्या क्या है वो यहाँ पर हमको बताना पड़ेगा। तो वो हम लोग देखेंगे यहाँ पर फॉलोइंग पॉइंट्स। एनवायरनमेंट अंडर विच द स्ट्रेटजीज आर मेड इज़ हाईली कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंस। अगर ऐसा कोई एनवायरनमेंट है जहाँ पर स्ट्रेटजी बनाई जाती है, अगर वो एनवायरनमेंट हाईली कॉम्प्लेक्स है एंड वो टर्बुलेंट है, मतलब बार बार चेंज हो रहा है, तो वो उस केस के अंदर क्या होता है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आप लगा कर भी कुछ उखाड़ नहीं पाओगे, फेल हो जाएगा। एंट्री ऑफ द ऑनलाइन स्टोर्स, जो एंट्री थी ऑनलाइन स्टोर्स की, अ न्यू काइंड ऑफ द कंपटीटर बॉट अ डिफरेंट डायमेंशंस टू सेलिंग द कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। जो ऑनलाइन स्टोर्स की एंट्री हुई जिसकी वजह से नए नए कॉम्पिटिटर्स डिफरेंट डायमेंशन से सेल करने लगे ये कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को, मतलब टीवी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, ये सब सेल करने लगे। ऑनलाइन स्टोर्स विद द साइज पावर could control the market and offer shift competitors to the traditional stores shift the competitors to the traditional stores। यहाँ पर क्या होने लगा कि जो कॉम्पिटिटर्स थे वो नए नए आने लगे, ऑनलाइन स्टोर्स खोलने लगे वो लोग भी, और उसकी वजह से जो ऑनलाइन स्टोर्स की साइज़ पावर की वजह से, उसके कंट्रोल की वजह से जो मार्केट के ऊपर छा गया, वो उसने क्या कर दिया, ये जो भी ट्रेडिशनल स्टोर्स है इनको स्टिफ कर दिया, मतलब बहुत ही तगड़ी कॉम्पिटिशन से हो गई। ऑफर द स्टिफ कॉम्पिटिशन्स टू द ट्रेडिशनल स्टोर्स। अनदर लिमिटेशंस क्या होती है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की, कि ये डिफ़िकल्ट होता है प्रिडिक्ट करना कि कैसे जो चीज़ें हैं, कैसे थिंग्स हैं वो शेप अप करेगी फ्यूचर के अंदर, मतलब फ्यूचर में क्या थिंग्स आएगी वो प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। रमेश शर्मा जो है वो ऑल्दो मैनेजिंग द स्ट्रेटेजिकली फेल्ड, उसकी स्ट्रेटेजी जो वो स्ट्रेटेजिकली चल रहा था वो फेल हो गया। टू सी कैसे वो फेल हो गया, वो देख ही नहीं पाया कि ऑनलाइन स्टोर विल इम्पैक्ट द सेल्स, कि ऑनलाइन स्टोर के आ जाने से उसकी सेल्स में इम्पैक्ट आ रहा है। ऑल्दो द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज़ द टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो है वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, मतलब इसमें बहुत सारा टाइम लग जाता है। ही शुड कंटिन्यू टू मैनेज स्ट्रेटेजिकली, उसको कंटिन्यू करना चाहिए था, स्ट्रेटेजिकली मैनेज करना चाहिए था उसको सारी थिंग्स को। द चेंजिंग टाइम रिक्वायर्स मोर एफर्ट्स ऑन हिज पार्ट, जो चैलेंजिंग टाइम्स था उसके अंदर उसको ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ने चाहिए थे उसके पार्ट्स के ऊपर से, मतलब उसको ज़्यादा एफर्ट लगाना चाहिए था ताकि वो सर्वाइव कर पाता, उसकी सेल्स डिक्रीज ना होती। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज़ कॉस्टली, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो है वो कॉस्टली है। रमेश शर्मा बी कंसिडर्ड एंगेजिंग एक्सपर्ट, रमेश शर्मा को एक्सपर्ट को लाना पड़ता टू फाइंड आउट द प्रेफरेंस ऑफ द कस्टमर्स, कि कस्टमर्स क्या प्रेफर कर रहे हैं, एंड एट्यून ही स्ट्रेटजी, और उसके हिसाब से वो स्ट्रेटजी बनाता ताकि बेटर सर्व कर पाता वो उसके कस्टमाइज्ड मैनर के अंदर, मतलब बेटर सर्व कर पाता कस्टमर्स को कस्टमाइज मैनर के अंदर। सच कस्टमाइज ऑफरिंग, ये जो कस्टमाइज ऑफरिंग की जाती है ये बहुत ही डिफिकल्ट होती है मैच करने के लिए बाय द ऑनलाइन स्टोर्स, मतलब जो दूसरे कॉम्पिटिटर्स हैं वो लोग कस्टमाइज नहीं कर पाते और वो लोग फिर सर्वाइव नहीं कर पाते। मतलब इसका मतलब क्या हो गया, कस्टमाइज अगर वो करके बेचता तो उसकी हो सकता है सेल इंक्रीज हो सकती थी, और ये कस्टमाइजेशन जो करना था उसके लिए एक्सपर्ट लाना पड़ता है, एक्सपर्ट स्ट्रेटजी बताता और वो बहुत ही कॉस्टली हो जाती कस्टमाइजेशंस। द स्टोर्स ओन्ड बाय द रमेश शर्मा आर मच स्मॉलर देन द ऑनलाइन स्टोर्स, जो रमेश शर्मा स्टोर्स लेकर बैठा है वो बहुत ही स्मॉलर है जो कि ऑनलाइन स्टोर्स वाले हैं उनसे। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम, बहुत ही डिफिकल्ट रह जाता है उनके लिए विजुअलाइज करना कि कैसे ऑनलाइन स्टोर्स जो है वो मूव करता है स्ट्रेटेजिकली, तो ये भी एक लिमिटेशंस थी।
आंसर क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. धर्म सिंह, द प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट हेड ऑफ साइक्लिक्स, अ माउंटेन बाइकिंग इक्विपमेंट कंपनी. धर्म सिंह एक प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट का हेड है. साइकिलिंग का साइकिलिंग क्या है, वो एक माउंटेन बाइक इक्विपमेंट कंपनी है. वॉज रिसेंटली प्रमोटेड टू लुक आफ्टर द सेल्स डिपार्टमेंट. अभी उसको एक और डिपार्टमेंट दे दिया गया कि आप सेल्स भी देखिए, अलॉन्ग विद द प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट. मतलब परचेस तो था ही उसके पास, अब सेल्स भी दे दिया गया उसको. इज सीनियर हीज seniors at the corporate level have always liked his way of leading. उसके जो सीनियर्स थे उन कॉरपोरेट लेवल पे उनको अच्छा लगता था कि वो लीड करे. मतलब उन लोगों को लगता था कि ये लीड करेगा तो हमारी सेल्स इंक्रीज हो जाएगी. एंड आर assured that would ensures the implications of the policies and the strategies. एंड उसको एश्योरेंस था, मतलब लीडर्स को ये लगता था कि हाँ ये इम्प्लीकेशंस हमारी पॉलिसीज़ का करा पाएगा एंड स्ट्रेटजीज़ का हमारा इम्प्लीकेशन करा पाएगा टू द बेस्ट ऑफ हिज कैपेसिटी, बट हैव नेवर इन्वॉल्व हिम इन डिसीजन मेकिंग. लेकिन उसको डिसीजन मेकिंग के अंदर कभी इन्वॉल्व ही नहीं किया गया. डू यू थिंक दिस इज़ द राइट अप्रोच? क्या आपको लगता है कि ये राइट अप्रोच है? क्या उसको डिसीजन मेकिंग के अंदर इन्वॉल्व किया जाना चाहिए था? वैलिड योर आंसर विद द लॉजिक. लॉजिक के साथ बताइए आप. रीजन्स अराउंड द मैनेजमेंट लेवल एंड द डिसीजन मेकिंग. आंसर देखते हैं. फंक्शनल मैनेजर प्रोवाइड मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट मेक इट पॉसिबल फॉर द बिजनेस एंड द कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स टू फॉर्मुलेट द रियलिस्टिक्स एंड द अटेनेबल स्ट्रेटजी. फंक्शनल मैनेजर जो है वो प्रोवाइड करता है मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन, ज़्यादातर इंफॉर्मेशंस जो कि पॉसिबल है बिजनेस के लिए एंड कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स के लिए कि रियलिस्टिक फॉर्मुलेट की जाए एंड अटेनेबल स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट की जाए. मतलब ये जो फंक्शनल मैनेजर होते हैं ये लोग स्ट्रेटजीज़ ऐसी बताते हैं जिससे रियलिस्टिक एंड अटेनेबल स्ट्रेटजी बन पाए. दिस इज़ सो बिकॉज फंक्शनल मैनेजर्स, ये क्यों हो पाता है? क्योंकि जो फंक्शनल मैनेजर होते हैं लाइक धर्म सिंह, वो बहुत ही क्लोज रहता है कस्टमर से, सप्लायर से, ऑपरेटर्स से. देन टिपिकली द जनरल मैनेजर का बातचीत कस्टमर से, सप्लायर से, ऑपरेशन से नहीं होती इतनी जितना कि जो फंक्शनल मैनेजर की कस्टमर से, सप्लायर से एंड ऑपरेशन से होती है. इसके लिए उसको ज़्यादा आइडिया होता है इनका. अ फंक्शनल मैनेजर मे जनरेट द इंपॉर्टेंट आइडियाज़. फंक्शनल मैनेजर इंपॉर्टेंट आइडियाज़ जनरेट करके दे सकता है जो सब्सिक्वेंटली मे बिकम द मेजर स्ट्रेटजीज़ फॉर द कंपनीज, जो कि बहुत ही मेजर स्ट्रेटजीज़ के अंदर कन्वर्ट हो सकती है कंपनीज़ के लिए. दस इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द जनरल मैनेजर. इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी है जनरल मैनेजर के लिए कि वो लिसन करे क्लोजली टू द आइडियाज़ ऑफ द फंक्शनल मैनेजर. मतलब जो फंक्शनल मैनेजर जो आइडिया दे रहा है उसको वो सुने और उसको क्लोजली सुने और उसके हिसाब से भी स्ट्रेटजी बनाए एंड इन्वॉइस देम इन द डिसीजन मेकिंग. और उसको इन्वॉल्व करे, इन्वॉइस करे डिसीजन मेकिंग के अंदर. एंड इक्वली ग्रेट responsibilities for the managers at the operational level is strategy implications. इक्वल ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसकी होती है? जो भी मैनेजर जो ऑपरेशनल लेवल पे हैं, जो स्ट्रेटजी बनने के बाद जो इम्प्लीमेंटेशंस करते हैं, उनकी भी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. द एग्जीक्यूशंस ऑफ द कॉर्पोरेट एंड द बिजनेस लेवल प्लान्स. जो बिजनेस लेवल जो कॉर्पोरेट लेवल एंड बिजनेस लेवल के प्लान्स जो एग्जीक्यूट किए जाते हैं, मतलब प्लान तो कौन बनाता है? कॉर्पोरेट लेवल बनाता है एंड बिजनेस लेवल बनाता है. उसका एग्जीक्यूशंस कौन करता है? तो ये नीचे वाले लोग करते हैं, जो ऑपरेशनल लेवल की मैनेजर्स होते हैं और ये फंक्शनल लेवल मैनेजर होते हैं, ये लोग करते हैं. तो इन लोगों को भी इन्वॉल्व किया जाना चाहिए. एंड इफ़ दे आर इन्वॉल्व इन फॉर्मुलेटिंग, अगर वो लोग इन्वॉल्व होंगे फॉर्मुलेटिंग के अंदर, तो क्लैरिटी ऑफ द थाट्स होगा जब वो लोग इम्प्लीमेंट करेंगे इसको एंड उससे ज़्यादा बेनिफिट भी निकल के आएगा. दस द अप्रोच ऑफ द साइक्लिक कॉर्पोरेट मैनेजमेंट इज़ नॉट राइट. इसीलिए जो साइक्लिक कॉर्पोरेट मैनेजमेंट है उसका जो अप्रोच है कि हम फंक्शनल मैनेजर को डिसीजन मेकिंग के अंदर इन्वॉल्व नहीं करेंगे, तो वो गलत है. स्ट्रेटेजी डिसीजन मेकिंग दे शुड इन्वॉल्व, उसको इन्वॉल्व करना चाहिए था धर्म सिंह को एज वेल एज अदर फंक्शनल मैनेजर्स को टू इन द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर उनको इन्वॉल्व करना चाहिए. ABC Limited is in a wide range of the business which includes the apparels, lifestyles, product, furnitures, real estate and the electrical products. ABC Limited जो है वो वाइड रेंज ऑफ द बिजनेस कर रही है जिसके अंदर क्या है? अपैरल्स भी है, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट भी है, फर्नीचर्स भी है, रियल एस्टेट भी है, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स भी है. द कंपनी इज़ लुकिंग टू हायर अ सूटेबल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. CEO को हायर करना चाहते हैं. कंसिडर योर सेल्फ, आप कंसिडर करिए कि आप
HR कंसल्टेंट हैं फॉर ABC लिमिटेड. यू हैव बीन असाइन टू द टास्क टू एंड लिस्ट द एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व. आप बताइए कौन से टास्क और एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होगी रोल ऑफ द CEO के लिए. नेम द स्ट्रेटेजिक लेवल. स्ट्रेटेजी लेवल भी बताइए कि ये जो CEO है ये किस लेवल पे वर्क करेगा. रोल बिलोंगिंग टू एंड लिस्ट द एक्टिविटीज़, और लिस्ट एक्टिविटीज़ की लिस्ट भी बताइए जो कि एसोसिएट होगी CEO से. रोल ऑफ द CEO पर्टेन्स टू द कॉर्पोरेट लेवल. जो CEO का रोल है वो कॉर्पोरेट लेवल का है. द कॉर्पोरेट लेवल ऑफ द मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ. कॉर्पोरेट लेवल में कौन कौन आता है, तो CEO आता है एंड द अदर टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स आते हैं. दिस इंडिविजुअल ऑक्यूपाइज द अपेक्स ऑफ द डिसीजन मेकिंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशंस. ये जो इंडिविजुअल होते हैं ये डिसीजन मेकिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस का पार्ट बनते हैं, मतलब ये लोग डिसीजन मेकिंग करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की. द रोल ऑफ द CEO टॉप मैनेजमेंट या तो कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स इज टू. क्या रोल होता है उनका, ओवरसी करना, मतलब देखना ऊपर से. डेवलपमेंट ऑफ द स्ट्रेटजीज फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशंस. पूरे ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी बनाना इनका वो रोल होता है. डिफाइनिंग द मिशंस एंड द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. मिशंस और गोल्स क्या होंगे ऑर्गेनाइजेशन के वो डिफाइन करना. डिटरमाइन करना व्हाट बिजनेस इट शुड बी इन. कौन से बिजनेस में वो लोग जाना चाहते हैं. अलोकेशन रिसोर्सिंग अमंग द डिफरेंट बिजनेसेस. डिफरेंट बिजनेसेस को रिसोर्स अलोकेट करना. फॉर्मुलेटिंग इम्प्लीमेंटिंग द स्ट्रेटजी दैट स्पैन द इंडिविजुअल बिजनेसेस. फॉर्मुलेट करना, इम्प्लीमेंट करना स्ट्रेटजीज को इंडिविजुअल बिजनेस के हिसाब से. प्रोवाइड द लीडरशिप फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. ये लीडरशिप प्रोवाइड करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस का. ensures that the corporate and the business level strategy which company pursues are consistent with the maximizing the shareholders wealth. ensure करना कि जो corporate and business level की strategies है जो कंपनी परस्यू कर रही है वो कंसिस्टेंस तो रह रही है ना, मैक्सिमाइज कर रही है ना शेयर होल्डर की वेल्थ को. मतलब ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि इससे शेयर होल्डर की वेल्थ गिर रही हो. शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इनका क्या होता है, रोल होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज. मैनेजिंग द डाइवेस्टमेंट एंड द एक्विजिशन प्रोसेस. डाइवेस्टमेंट और एक्विजिशन प्रोसेस भी ये लोग ही मैनेज करते हैं. मतलब कौन सी कंपनी को एक्वायर करना, किस केस के अंदर डाइवर्समेंट करना, ये सब कौन करता है, ये सब डिसीजन कौन लेता है, तो टॉप मैनेजमेंट लेता है जो कि कॉर्पोरेट लेवल वाले होते हैं. जो CEO वाले बंदे होते हैं ये उनकी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है.